वक्त बदलेगा तो इस बार पूछूंगा मैं उससे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, रजिया सुल्ताना यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आप सुन रहे हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला, एपिसोड 10 पार्ट 35। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। आपकी कीमती राय का बेताबी से इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूला करें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला, ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। मक्का बाप दोम। इंसान होते हैं सिप में बंद कीड़ों के जैसे। अगर तुम डालो चंद एक सिप खोलते पानी के बर्तन में तो बहुत से सिप एकदम फट के खुल जाएंगे और चंद एक तैरते रहेंगे कुछ देर गर्म पानी की सतह पे और फिर वो धीरे धीरे अपने आप को खोल देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं खुलते, चाहे वो कैसे ही गर्म पानियों का शिकार क्यों ना हो जाए। रियन जे मार्टिन। स्याह सफेद अपार्टमेंट में स्ट्रॉबेरी की महक फैली थी और ऊंचे दरो दीवार खामोशी से लॉन्ग रूम में बैठे दो नफूस को देख रहे थे। बियर पॉल सांस रोके माहिर के हाथों को देख रहा था जो एहतियात से ट्वीजर की मदद से कैंडल जार के अंदर से कुछ निकाल रहे थे। ट्वीजर ऊपर उठा, बियर बॉल की नजरें भी ऊपर को उठी। एक मोम में लिथड़ी शय बरामद हुई। ये क्या है? वो मेज पे झुका। हाथ नहीं लगाना, माहिर ने एकदम रोका तो वो जैसे मुंजमिद हो गया। फिर ना समझी से उस शय को देखा जिसकी गर्म मोम मेज पे रखते ही जमने लगी थी। माहिर ट्वीजर की नोक से उस नन्ही शय के ऊपर से मोम हटाने लगा। मोम के दाने दाने अलग होने लगे, यहाँ तक कि वो साफ हो गई। वो एक मोटे कागज का टुकड़ा था, आधे अंगूठे जितना। एक तरफ भूरी थी, दूसरी तरफ सुर्ख। टुकड़ा तकून सूरत था, ऐसे कि दो इतराफ बिल्कुल बराबर थी और तीसरी कदरे टेढ़ी थी, जैसे किसी ने हाथ से फाड़ी हो। भूरी साइड तो गत्ते जैसी थी और सुर्ख साइड प्रिंटेड थी। सुर्ख तकून के ऊपर एक डिजाइन बना था, पीले, सब्ज और नीले रंग के एक फूल की पत्ती हो जैसे। वो फूल की पत्ती का टुकड़ा था, जैसे बाकी आधा फाड़ने की वजह से कट गया हो। ये किसी अपने से बड़े कागज का हिस्सा है जिसको किसी ने हाथ से फाड़ा है। माहिर उसको ट्वीजर से उठाए उल्टा पुल्टा के बगौर देख रहा था। उस कागज का दूसरा हिस्सा भी होना चाहिए था। कदरे उलझ के उसने कैंडल जार में झांका। मोम पिघल के शफाफ नजर आ रही थी। सिरे से पैंदे तक दूसरी कोई शय वहां मौजूद ना थी। ये तो एक नन्हा सा कागज का टुकड़ा है जो किसी ने गलती से फाड़ के मोमबत्ती में गिरा दिया है। इससे कहाँ साबित होता है कि हलाल जिंदा है? बियर बॉल के कंधे ढीले हुए वो पीछे होके बैठा। हाँ, हलाल जिंदा है और ये उसी ने डाला है। मुझे किचन से एक जिप लॉक बैग ला कर दो, ताहुकुम से इशारा किया। बियर बॉल ने एक नजर उसकी गिरी हुई बैसाखी को देखा, फिर मुंह में कुछ बुड़बुड़ा के उठ खड़ा हुआ। किचन में जाके दो तीन कैबिनेट्स खोले, एक नन्हा जिप लॉक बैग निकाला और कैबिनेट के दरवाजे बंद किए बिना वापस आया। अंदाज नाराज नाराज सा था। बिलफर्ज ये हलाल की तरफ से है और वो जिंदा है। तब भी तुमने ये बात मुझे पाकिस्तान में क्यों नहीं बताई? हम पाकिस्तान से वापस क्यों आ गए? वो वापस सोफे पर बैठे हुए कतरे झंझला गया था। माहिर जवाब दिए बिना ट्वीजर से उस कागज के टुकड़े को शफाफ जिप लॉक बैग में मुकीद करने लगा। उसने अभी तक ये हाथ नहीं लगाया था क्योंकि सरकार ने हलाल की नकली मौत का सबूत मुझे बहुत जल्दी में भिजवाया है। वो मुझे लाहौर से भेजना चाहता था, उसे किसी चीज की जल्दी थी। उसने चेहरा कैंडल में झुका के आंखें बंद की, फिर एक सांस अंदर खींची। वो जैसे हलाल की खुशबू थी। उसके लबों पे मुस्कुराहट आ गई, गाल में घड़ा सा बना। हम हलाल को ढूंढे बिना वापस क्यों आ गए माहिर? क्योंकि वो जिंदा है और वो ठीक है। तुम इतने पुरयकीन कैसे हो? वो अब उकता गया था। हलाल जिंदा है और वो सरकार के पास है। अब वो जिप लॉक बैग को देखते हुए कह रहा था, सरकार ने अगर उसको मार दिया होता तो वो इतने जो
खम करके उसकी नकली मौत साबित करने की कोशिश ना करता। उसे हलाल जिंदा चाहिए। उसने उसे कहीं छुपा रखा है, लेकिन बुरे हाल में नहीं, अच्छे हाल में। वो जैसे सोच सोच के बोल रहा था। और ये तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि हलाल की जो चीजें पुलिस ने हमें दी हैं, उसका बैग वगैरह, वो बहुत थोड़ी सी चीजें हैं। उसकी गुमशुदगी के वक्त उसके पास बहुत सी चीजें थी जो कभी नहीं मिली। उसकी बहुत सी कैंडल्स, किताबें, स्केच बुक, रंगीन पेंसिल्स, बोतल, कपड़े, हलाल के साथ उसकी चीजें भी खो गई थी। कोई उसकी चीजें क्यों चुराएगा? ताकि वो चीजें उसको मुहैया करके उसको खुश रख सके। बियर बॉल का जहन काम करने लग गया था। माहिर ने इस बात में सर हिला दिया। बिल्कुल, उसने हिलाल को कभी बहुत आराम से रखा हुआ है। उसके पास उसकी तमाम चीजें हैं, लेकिन उसकी नकली मौत दिखाने के लिए सरकार ने हलाल की कुछ चीजें उससे ले ली होंगी, और हलाल को अंदाजा होगा कि ये हम तक पहुंचाई जाएंगी। इसलिए उसने कागज का टुकड़ा कैंडल में डाल दिया। सरकार को उसका इल्म नहीं हो सका होगा। बियर बॉल ने समझ के सर हिलाया, फिर रुक गया। लेकिन हलाल ने खाली कागज क्यों भेजा? ये क्यों नहीं बताया कि वो कहाँ है? शायद वो खुद नहीं जानती कि वो कहाँ है। वो दूर खला में देख रहा था। हमें वहां रह के उसे ढूंढना चाहिए था। बियर बॉल शदीद बेजार हुआ। सरकार मेरे साथ अरसे से एक गेम खेल रहा है। वो हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रहता है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि मैं उसकी बनाई हुई गेम खेल रहा हूँ। जमीन पे बैठे माहिर फरीद के चेहरे पे ये कहते हुए जमाने भर का इत्मीनान था। क्या मतलब? वो हमेशा जीतता रहेगा और मैं उसकी ला हासिल तलाश में हमेशा नाकाम रहूंगा, क्योंकि ये खेल उसका बनाया हुआ है। लेकिन मैं अब उसका खेल नहीं खेलूंगा। मैं सरकार को नहीं ढूंढूंगा। इस तरह मुझे हलाल कभी नहीं मिलेगी। फिर कैसे मिलेगी? अब मैं अपना खेल तरतीब दूंगा। हम वापस इसलिए आ गए ताकि वो यकीन कर ले कि मैं हलाल की मौत को तस्लीम कर चुका हूँ, और वो रिलैक्स हो जाए। जब वो रिलैक्स होगा तो वो कोई गलती करेगा, और अगर उसके जिन्नात ने उसको बता दिया। बियर बॉल ने आंखें घुमाई। माहिर धीरे से मुस्कुराया। क्या तुमने देखा नहीं था? मैंने घर का दरवाजा बंद करते हुए औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ा था, ताकि यहाँ कही जाने वाली बातें जिन्नात आगे ना बता सकें। वो चौंका। उसने इस बात में सर हिलाया। वैसे भी जिन्नात सब कुछ नहीं जानते, ना सब कुछ बता सकते हैं। इसीलिए वो छुपी चीजों की लोकेशन कभी ठीक से नहीं बता सकते। बहरहाल, हम दोबारा इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। हम यही जाहिर करेंगे कि हलाल मर चुकी है, मालिक, चंगेज, शबनम, सब के सामने। तब तक मैं ये जानने की कोशिश करूंगा इस कागज का क्या मतलब है। वो जिप लॉक बैग में मौजूद सुर्ख कागज को देख रहा था। और अगर उसने हलाल को नुकसान पहुंचाया? नहीं, उसने किसी वजह से हलाल को जिंदा रखा हुआ है। अगर मारना होता तो उसकी असली लाश भेज देता। सरकार? कितना अजीब नाम है ये। बियर बॉल माथे पे बल डाले बुड़बुड़ाया। ना जाने वो खुद कैसा होगा। वो बूढ़ा है और उसके सफेद बाल हैं। मैं ये जानता हूँ, उम्र यकीनन 50 से 60 बरस के दरमियान होगी। वो मोमबत्ती के जलते शोले को देखते हुए कह रहा था। जियाद और माला अभी अभी सामने से हटे थे, और नगीना बेगम उसी तरह शाल से तख्त पे बैठी थी। उनका जर्द चेहरा कमजोर था और आंखों तले हल्के थे। पलकें गीली थी और झुर्रियों ज़दा बूढ़े हाथों में कपकपाहट थी। क्योंकि वो बहुत सख्त जादू करता है, इसलिए उसने अपनी सेहत का खास ख्याल रखा होगा। इस उम्र में भी वो फिट होगा, वर्जिश करता होगा, अच्छी गिजा खाता होगा। काला जादू बहुत सी जिस्मानी तवानाई मांगता है। आंसू नगीना बेगम की आंखों से बहने लगे। बेख्तियार खांसी आई। उगलदान में चेहरा झुकाया तो खून के कतरे थूक के साथ निकले। उसकी कोई फैमिली नहीं होगी, क्योंकि ऐसे इंसान का दिल सख्त होता है जो दूसरों के बच्चों और माओ को मार सकता है। उसको किसी से मोहब्बत नहीं होती। किसी साइकोपिथ सीरियल किलर की तरह वो अकेला रहता होगा। वो खांस के सीधी हुई निढाल चेहरे से लाउंज के दरवाजे को देखा, जहां से जियाद गया था। आंसू तवातर से बहने लगे। उसके पास बहुत पैसा है। उसके क्लाइंट उसके मरीद हैं और आला ओहदों पे हैं। यकीनन उसने कहीं ना कहीं कोई बड़ा सा आस्ताना बना रखा होगा, जहां उसके आगे पीछे मुलाजिम फिरते होंगे। इंद्रानी, इंद्रानी, नगीना बेगम कमजोर आवाज में पुकारने लगी।
उनको सांस चढ़ रहा था। उसने अपने करीबी इंसानों को अपने ताबे कर रखा होगा। वो उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते होंगे। उसका जादू उन पर मुकम्मल तौर पर छाया होगा। वो खांस खांस के दोहरी हो रही थी। जियाद के कमरे के दरवाजे से खांसने की आवाज अंदर जा रही थी, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। सीढ़ियों के ऊपर रेलिंग से सुल्तान साहिब ने झांका। नीचे तख्त पे बैठी नगीना बेगम का खांसी से बुरा हाल था। उन्होंने में सर झटका और वापस अंदर चले गए। यकीनन उसका बचपन और जवानी बहुत टफ गुजरी होगी, जिसने उसके दिल को पत्थर जैसा कर दिया होगा। उसके अंदर जज्बात नहीं होंगे, ना उसे किसी से मोहब्बत होगी, क्योंकि इतना जुल्म कोई ऐसा इंसान ही कर सकता है जिसको सिर्फ पैसे की हवस हो या जादू की ताकत का नशा। तुम्हारा तजज़िया अच्छा है। सीरियल किलर्स भी ऐसे ही होते हैं, अकेले, साइकोपिथ, पत्थर दिल। बियर बॉल खनकारा, लेकिन शायद उसकी कोई फैमिली हो। हर विलन की फैमिली होती है माहिर। माहिर ने क की आवाज के साथ सर झटका, नफी में हिलाया, जैसे उसकी बात रद्द की हो। बियर बॉल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसका फोन बजने लगा। उसने जलती बुझती स्क्रीन देखी तो लबों पे मुस्कुराहट धार आई। उसकी ये मुस्कुराहट माहिर फरीद ने गौर से देखी। कौन है? आबरू उठाया। लाहौर के उस होटल की खूबसूरत मैनेजर जहां हम ठहरे थे। उसे जैसे मजा आ रहा था। जाते हुए उसने मेरा पर्सनल नंबर लिया था। वो मुझे पसंद करती है। फोन उठाओ। ऐसे कैसे? 2-3 दिन फोन करने दो, फिर मैसेज करूंगा। के उठाओ। वो दबा दबा सा गिराया। बियर बॉल के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। जल्दी से उसे कान से लगाया। हेलो। साथ ही खुफगी से घूर के माहिर को देखा। उसका भाई उसकी लव लाइफ कभी कामयाब नहीं होने देगा। जी जी, मैं पहचान गया। अच्छा, वाकई? मुस्कुराहट गायब हुई। कदरे चौंका। हमारे जाने के बाद कबीरा सादान होटल आई थी तुमसे मिलने। फोन रखते ही वो बेयकीनी से बोला, कहा था ना वो आएगी। वो हल्का सा मुस्कुराया। वल्लाह माहिर फरीद कभी गलत नहीं होता। बियर बॉल ने महज आंखें घुमा के आबरू उचका दिए। माहिर अब सोफे का सहारा लिए खुद को घसीटते हुए बैसाखी की तरफ जा रहा था। उसे कबीरा सादान को कॉल मिलानी थी। उसे अपने एक वहमे की तस्दीक चाहिए थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। धुन उसकी समातों से ठुकरा रही थी। किसी शहर के जेरे असर वो खींचती हुई बेसमेंट के दरवाजे की तरफ भाग रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आवाज पे कोई फसूसा टूटा। कशमाला मुबीन चौंक के मुड़ी। पीछे इंद्रानी खड़ी थी। उसकी घूरती निगाहें हमेशा खामोश मगर कुछ कहती हुई होती थी। कशमाला के माथे पे सिलवटें पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने आबरू उठा के पूछा। अंदाज सख्त था। मौसीकी की आवाज अब बंद हो चुकी थी। बेसमेंट से क्या चाहिए आपको? इंद्रानी घूम के सामने आई और दरवाजे के सामने जम के खड़ी हो गई। तुम किचन में जाओ और अपना काम करो। मगर इंद्रानी नहीं हिली। डटाई से दीवार बन के खड़ी रही। जाओ। उसकी आवाज बुलंद हुई। कशमाला। जियाद ने राहदारी के दूसरे सिरे से उसको पुकारा। जियाद, इधर आए। उसने बिना मुड़े आवाज दी। वो कदम कदम चलता उसके कंधे के पीछे आ खड़ा हुआ। मैं बेसमेंट देखना चाहती हूँ और ये रास्ता रोक के खड़ी हो गई है। क्या ये नहीं जानती कि मैं इस घर की बहू हूँ? वो सीने पे बाजू लपेटे खड़ी बहुत सुकून से जियाद से पूछ रही थी। क्या तुम नहीं जानती कि कशमाला इस घर की बहू है? जियाद ने घूर के उसे देखा। इंद्रानी के कंधे ढीले हुए। मैं इनसे पूछ रही थी कि जैसा वो कह रही हैं वैसे करो। वो बरहमी से बोला तो इंद्रानी ने सर को खम दिया, फिर उसे घूरते हुए सामने से हट गया। बेसमेंट में काठ कबार रखा होता है या पुराना सामान। वो दोनों साथ साथ सीढ़ियां उतरने लगे। आपने इतना बड़ा फैसला मुझे एतमाद में लिए बगैर कैसे कर लिया? वो झंझलाई हुई नहीं थी, बस कुछ खफा खफा सा था उसके अंदाज में। तुम अम्मी की वजह से ये कह रही हो? जियाद ने स्विच बोर्ड पे हाथ मारा तो मध्यम बत्तियां जल उठी। नीचे एक लॉन्ग रूम था और सामने चंद कमरे। कुछ पुराना फर्नीचर रखा हुआ था जो कपड़ों से ढका हुआ था। हर तरफ गर्द की महक थी और अपनी वजह से भी मुझे दुबई में जॉब मिल गई है। फिर आपकी अम्मी बीमार हैं, कैंसर के आखिरी स्टेज पे हैं। आप उनको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? रह रह के अस्पताल के वो दिन याद आने लगे जो मोहित और उसने बड़ी मुश्किल से काटे थे। माँ के सरहाने से एक पल के लिए नहीं हटते थे। मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ रहा। उनके पास नर्सिंग स्टाफ होगा।
अब्बू होंगे, मुलाजमाएं होंगी, वो नरमी से कहते हुए दरवाजा खोल खोल के उसे कमरे दिखा रहा था। नीचे भी ऊपर जैसा एक पोर्शन बना था जो खाली था, सवाए लाउंज के फर्नीचर के इसमें कुछ खास ना था। आपको डर नहीं लगता कि आंख जरा ओझल हो और वो गिर जाएं? अम्मी अपना ख्याल रख सकती हैं। रही तुम्हारी बात, तो तुम्हें वैसे भी एक नए शहर जाके आबाद होना ही है, क्या दुबई और क्या मक्का, और हम दुबई आते जाते रहेंगे, साथ ही तो है। लेकिन आपने फैसला लेने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? उसने आगे जाते जियाद की कोहनी थाम के उसे रोका। वो गहरी सांस लेकर उसकी तरफ मुड़ा। अब वो दोनों गर्द से अटे लाउंज में आमने सामने खड़े थे। कुछ फैसले घर के मर्द ने लेने होते हैं कशमाला, क्योंकि मर्द घर का सरबराह होता है। ये फैसला मुझे ही लेना था। नहीं जियाद, शादीशुदा लोग फैसले मिलकर लेते हैं, एक साथ। जियाद ने धीरे से उसके हाथ थामे और उसकी आंखों में देखा। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। मैं खौफजदा था कि तुम इनकार ना कर दो, लेकिन मैं तुम्हें मक्का में बहुत खुश रखूंगा, तुम परेशान ना हो। लेकिन मक्का ही क्यों? वहाँ इतना अहम क्या है? वो उलझ के उसको देख रही थी। जियाद सुल्तान ने गहरी सांस अंदर खींची। मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ कशमाला। मैंने जिंदगी में बहुत से ऐसे गुनाह किए हैं जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है। बहुत सा पानी उसके हलक में जमा होने लगा। उसने बदवक्त थूक निकला। और जब मैंने तुमसे शादी करने का सोचा था तो मुझे लगता था कि तुम मुझे कबूल नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। तब मैंने अम्मी से कहा था, फिर से थूक निकला, कि वो दुआ मांगे और उनकी दुआ से तुम मुझे मिली हो। वो उसकी आंखों में झांकते हुए कह रहा था। और मैंने खुद से ये अहद किया था कि अगर तू मेरी जिंदगी में शामिल हो गई तो मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगा। मैं नेक नहीं हूँ, लेकिन गुनाहगार भी नहीं रहूंगा। इसलिए मैं मक्का जाके अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। वहाँ अल्लाह का घर है। मैं चाहता हूँ मैं वहाँ जाके अल्लाह ताला से जिंदगी में किए तमाम गुनाहों की माफी मांगूं और हम कोरे कागज जैसी नई जिंदगी का आगाज करें। उसके चेहरे के तासुरात नरम पड़ चुके थे। उसने धीरे से सर हिला दिया। जियाद ने अभी तक उसके हाथ थाम रखे थे। उसका अंगूठा जरकून की रिंग को छू रहा था। माला ने चेहरा झुका के चमकते हुए जरकून को देखा और फिर उसको। अब वो वक्त था बात करने का, अब नहीं तो कभी नहीं। ये रिंग कहाँ से ली थी आपने? गौर से उसको देखा। जियाद खामोश हो गया, फिर सर झुका दिया। मुझे एक और बात भी बतानी थी तुम्हें। ये रिंग डायमंड की नहीं है। उसके लहजे में पशेमानी थी। कशमाला के कंधे ढीले पड़े। एक गहरी सांस लबों से खारिज हुई। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं इतना नहीं कमाता कि वो अंगूठी अफोर्ड कर सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई आम अंगूठी दूं। मुझे डर था कि तुम हीरे से कम किसी भी चीज पे बुरा मनाओगी, इसलिए मैंने जरकून की अंगूठी को हीरा कह के तुम्हें दे दिया। जियाद, मुझे हीरों से ज्यादा जो चीज पसंद है वो सच बोलना और सच सुनना है। मुझे झूठ नहीं पसंद, मुझे धोखा नहीं पसंद। वैसे भी मुझे वो मोती वाली अंगूठी ज्यादा आर्टिस्टिक लगी थी। उसका पशेमान चेहरा देख के नरमी से कह रही थी, आपको सोचना चाहिए था कि मैं हीरे की चमक पहचानती हूँ। कदरे जता के बोली। जियाद ने सर इस बात में हिलाया। मैं बस तुम्हें खुश करना चाहता था, लेकिन कल तुम्हारा चेहरा देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हें हीरे खुश नहीं कर सकते। इसीलिए उसने उसके हाथ छोड़े। माला ने हाथ पल्लू में गिरा दिए। जियाद जेब से कुछ निकाल रहा था। मैं सुबह तुम्हारे लिए ये लाया था, फिर माही और अब्बाद आ गए तो मुझे देने का वक्त नहीं मिला। उसने एक स्याह मखमली डबिया निकाल के खोल ली। माला ने चौंक के उसको देखा। डबिया के अंदर वही मोती वाली अंगूठी जगमगा रही थी। मोती के दोनों तरफ दो नन्हे नन्हे हीरे लगे थे। आई एम सॉरी, एक दफा फिर। वो बहुत फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। मैं आपकी माजरत कबूल कर रही हूँ, लेकिन इस शर्त पे कि आप दोबारा कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। वो भी मुस्कुरा दिया। कभी भी नहीं। अब वो उसे अंगूठी पहना रहा था। जरकून की अंगूठी उसने उतार दी थी। आखिरी कमरा रह गया है देखने वाला। उसने मुस्कुरा के उंगली में परोए मोती को देखा। फिर याद आया। जियाद आगे बढ़ा और आखिरी कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसमें एक वर्क टेबल रखी थी और मेज पे बहुत से चार्ट नुमा कागज रोल हुए रखे थे। एक तरफ बुक शेल्फ बना था, वहां भी बहुत से ऐसे लंबे लंबे रोल रखे थे। वो कदरे अचंभे से इस सब को देखती अंदर दाखिल हुई। वहां गर्द की महक बहुत शदीद थी।
ये क्या है? ये नक्शे हैं। मैं एक जमाने में नक्शे जमा करता था। मुझे जियोग्राफी पसंद थी। बहुत दिलचस्प। गर्द से वहां खड़े होना मुश्किल था। वो बस मुस्कुरा के एक नजर देखती बाहर निकल आई। और तुम अम्मी के लिए परेशान ना होना, हमारी अभी नई शादी हुई है, हमें एक दूसरे को समझने के लिए वक्त चाहिए। और मेरे अब्बू अम्मी का रिश्ता बहुत टॉक्सिक है। उनके साथ रहेंगे तो वो मुदाखलत करते रहेंगे। मैं इसीलिए उनसे दूर जाना चाहता हूँ, ताकि उनकी वजह से मेरी जात में जो कॉम्प्लेक्सेस रह गए हैं इनको दूर कर सकूं। मैं समझ सकती हूँ, मेरे भी कॉम्प्लेक्सेस रहे हुए हैं। तुम्हें क्या कॉम्प्लेक्स था? वो हैरान हुआ, फिर याद आया। अरे हाँ, तुम्हारी एक्ने। धीरे से हंस दिया। वो दोनों अब सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आवाजें मध्यम हो रही थी। मुझे डर था तुम अंगूठी की हकीकत जानने पे बहुत नाराज होगी, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो कशमाला। एक अच्छी बीवी तुम्हारे जैसी होती है, जो अपने शोहर की इस्लाह करे और उसका साथ दे। अब आप अपनी अच्छी बीवी को ये बताएंगे कि हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? एक ही जगह है जहाँ सब जाते हैं, मालदीव। वो ऊपर चले गए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। बेसमेंट में खामोशी छा गई। आखिरी कमरे में रखे रोल शुदा नक्शे उसी तरह मुकीद पड़े रह गए। लाउंज के एक सोफे पे बानो हूर को लिए बैठी कुछ खिला रही थी। गाहे बगाहे वो एक नजर माही पे भी डाल लेती, जो बिल्कुल गुमसुम सी पैर ऊपर किए बैठी थी। टीवी पूरी आवाज से चल रहा था और रिमोट माही के हाथ में था, लेकिन वो आवाज धीमी नहीं कर रही थी। वो सुन ही नहीं रही थी। उसका जहन कहीं दूर भटक रहा था। पार्क में ठंडी हवा चल रही थी और उसमें मौसम गर्मा के फलों की महक थी। आबाद और माही एक बेंच पे साथ साथ बैठे थे और डॉक्टर रायदान के सामने विराजमान थे। और जादू का इलाज कैसे होता है? माही ने कहते हुए गोद में रखे हाथ को बेख्तियार मैदे से नीचे रखा। उसके हाथ के पास एक जिंदगी सांस ले रही थी। मैं अपने ऊपर से जादू कैसे उतारूं? डॉक्टर रॉयद ने गहरी सांस ली। जादू उतारने का पहला कदम एक हकीकत को कबूल करना है। कैसी हकीकत? वो हैरान हुई। उसका ख्याल था कि वो कहेंगे फलां आयत पढ़ो, फलां वजीफा करो, सदका दो, वगैरह वगैरह, लेकिन वो कुछ और कह रहे थे। ये हकीकत के जादू तब तक असर नहीं करता जब तक तुम्हारा दिल उसकी मदद ना करे। यानी माही और आबाद ने ना समझी से एक दूसरे को देखा। यानी जादू मरीज पे तब असर करता है जब उसके दिल के अंदर कुछ ऐसा होता है जो उस जादू की मदद करे। जादू खुद से तख्लीक नहीं कर सकता। जादू सिर्फ पहले से मौजूद शय को टारगेट करता है, फिर उसको बढ़ा देता है। मैं समझी नहीं। आपके दिल में मौजूद खौफ, इनसिक्योरिटीज और कॉम्प्लेक्सेस को जादू टारगेट करता है। ऐसी ही बीमारी को भी जादू बढ़ा सकता है। यानी मेरी माँ का ट्यूमर जादू ने तख्लीक नहीं किया, बल्कि जादू ने उस डिप्रेशन को टारगेट किया जो मेरी माँ को नूरे जहां खाला की डेथ के बाद होने लगा था। वो बहुत उदास रहने लगी थी। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। और हम सब जानते हैं कि डिप्रेशन और स्ट्रेस एक मकनातीस है जो कैंसर्स और ट्यूमर्स को अपनी तरफ खींचता है और इंसान की कुव्वत मदाफत बहुत कम कर देता है। इसीलिए हमें अपने बड़ों को डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनको इन मूजी मराइज से बचाया जा सके। लेकिन इस हकीकत को कबूल करने से जादू के इलाज में मदद कैसे मिलेगी? उसकी सुई वहीं अटकी थी। उसे बस कोई तेज किस्म का फार्मूला चाहिए था जिसे वो अप्लाई करे और जादू उतर जाए। क्योंकि जादू आपके दिल पे हमला करता है। आपको किसी पॉइंट पे मालूम हो जाता है कि आप पे कोई जादू कर रहा है और आप एकदम खौफ का शिकार होते हैं। फिर आप हर शय को जादू समझने लगते हैं। लेकिन सब कुछ जादू नहीं होता। बहुत कुछ आप खुद होते हैं। जादू तो महज एक अदसा है जो चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। एक अलविजन, एक शराब। और दूसरा स्टेप क्या है? हूर की कुलकारी से उसका इर्तिकाज टूटा। उसने चौंक के हाथ में पकड़े फोन को देखा। डॉक्टर रॉयद की कॉल आ रही थी। वो एकदम पैर नीचे करके सीधी होके बैठी। आपको कॉल करने का वक्त अब मिला है? जी बताइए माँ बैना, सब खैरियत है? वो किसी लेक्चर के बाद अब जैसे फारिग हुए थे। वो जल्दी से खनकारी और फोन लिए कमरे की तरफ आ गई। आपसे इतने अरसे से बात नहीं हो सकी। जादू उतारने के लिए जो चंद स्टेप आपने मुझे बताए थे वो मैंने अप्लाई किए थे और आपने वही किया जो जादू के अक्सर मरीज करते हैं। चंद दिन कुरान दुआएं पढ़ते रहे और सब ठीक होता नजर आता है तो वो बेफिक्र होकर इस बात को भूल भाल जाते हैं। उसने नदामत से सर झुका लिया। कोई नया मामला हुआ है क्या?
वो नरमी से पूछ रहे थे। मुझे शक है कि मेरी बहन पे किसी ने सहरे इश्क किया है और वो उस आदमी से शादी कर चुकी है। क्या ऐसा मुमकिन है? मुमकिन तो है, क्योंकि सहरे इश्क आजकल सबसे ज्यादा किए जाने वाला जादू है। उसके दिल की धड़कन मस हुई। आपने कहा था कि जादू कुछ तख्लीक नहीं कर सकता। ये तब असर करता है जब दिल में पहले से उसकी मदद करने वाले लवाजमात मौजूद हों। क्या सहरे इश्क भी इन लवाजमात के बगैर असर नहीं करता? बिल्कुल। कोई जादू आप पे असर नहीं करता अगर आप जादू की खुद मदद ना करें। जादू आपके अंदर छुपे खौफ, इनसिक्योरिटीज और कॉम्प्लेक्सेस को टारगेट करता है। यानी मेरी बहन पे सहरे इश्क इसलिए असर कर रहा है क्योंकि उसके अंदर पहले से इनसिक्योरिटीज और कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। सहरे इश्क इन लोगों पे जल्दी असर करता है जिनके अंदर एक हसरत बहुत ज्यादा होती है, मोहब्बत किए जाने की हसरत, चाहे जाने की चाह। और सच बात है मुबैना कि ये हम सब के अंदर है। हम सब हर वक्त मोहब्बत के मुतलाशी होते हैं। हमें कोई इंसान चाहिए होता है जो हमसे मोहब्बत करे। यानी सिर्फ सहरे इश्क की वजह से आप गलत इंसान से शादी नहीं करते, बल्कि अपने अंदर की हसरत की वजह से भी ऐसा करते हैं। बिल्कुल, ये खौफ कि हम तन्हा ना रह जाएं, उस शख्स को ठुकरा दिया तो कोई हमसे मोहब्बत नहीं करेगा। ऐसे में कुछ लोगों को ये खौफ दूसरों से ज्यादा होता है। सहरे इश्क इस खौफ को बढ़ा देता है और वो मोहब्बत से भरने वाला पहला हाथ थाम लेते हैं, भले को किसी साहिर का हाथ ही क्यों ना हो। माही ने बेबसी से लब काटे। मैं अपनी बहन के लिए क्या कर सकती हूँ? आप जादू के मरीज के लिए कुछ नहीं कर सकती सिवाय दुआ के। जो करना है उसे खुद करना है। कोई इंसान जादू से नहीं निकल सकता जब तक वो खुद ना चाहे। वो और ये पहला स्टेप है इस हकीकत को कबूल करना कि जादू सब कुछ नहीं होता। बहुत कुछ हमारे अंदर पहले से मौजूद होता है। उसने चंद माह पहले कही गई उनकी बात दोहराई। कॉल बंद हुई तो उसकी निगाहें बेइख्तियार कॉन्टेक्ट लिस्ट पे दौड़ गई। माहिर फरीद के नाम पे उंगली ठहर गई। फिर नफी में सर ही लाया। वो चीजों को मजीद पेचीदा नहीं कर सकती थी। फैमिली ग्रुप पे उसे लम्हे कशमाला का मैसेज आया था। जियाद और वो मालदीव में थे और माला ने अपनी तस्वीर भेजी थी। वो खुश और मुतमिन लग रही थी। माहिर ने धीरे से सर झटका। शायद ये सब उसका वहम हो या माहिर की गलत फहमी। यकीनन ऐसा ही होगा। एक माह बाद ये मार्च की एक ठंडी सी शाम थी। ये होटल का एक शहाना तर्ज का हाल था जिसे स्याह और सफेद रंग से सजाया गया था। हर तरफ स्याह गुलाबों के गुलदस्ते थे जो यकीनन स्प्रे पेंट किए गए थे। मेहमान गोल मेजों के गिर्द रखी कुर्सियों पे बैठे थे। किसी ने स्याह या सफेद के अलावा कोई दूसरा रंग नहीं पहना था। कोने में एक पियानो रखा था जिस पे बैठा पियानिस्ट मगन सा कोई धुन बजा रहा था। करीब मेज पे हलाल का एक पोर्ट्रेट रखा था जिसके साथ मोमबत्तियां जल रही थी। मेहमान बारी बारी आते और मोमबत्तियों के साथ अपने हिस्से के फूल रख के आगे बढ़ जाते। ये हलाल शमसुद्दीन की वफात का ऐलान करने के लिए उसकी याद में मुनक्कद किया गया मेमोरियल डिनर था। जारीना मोमबत्तियों वाली मेज के करीब खड़ी मेहमानों को खुशामदीद कह रही थी। बिना आस्तीन के स्याह मडी ड्रेस पहने, गर्दन में बहुत सी सुनहरी जंजीरें डाले, वो ताहुक्म से वेटर्स को हदायत दे रही थी। खाना खुलने में अभी वक्त था। स्टेज पे मुख्तलिफ लोग हलाल के लिए नेक तमन्नात का इजहार कर रहे थे। कुछ मेहमान सुन रहे थे, कुछ आपस में सरगोशियों में गुफ्तगू कर रहे थे। उनमें शबनम और बियर बोल भी थे जो एक सतून के साथ खड़े थे। सब मेहमान आए हैं ना? बियर बोल ने सरगोशी में पूछा। जी हाँ, गुज़श्ता 3 बरस से इस्तांबुल में बनाया गया तुम दोनों का हल्का अहबाब यहाँ मौजूद है। माहिर का हल्का अहबाब, उसने खनकार के तसी की। मैं इस्तांबुल में बहुत पहले से हूँ। 3 साल पहले माहिर मेरे कहने पे मेरे लिए इस्तांबुल शिफ्ट हुआ था। उसने बहुत दफा की याद दिलाई बात फिर से दोहराई। आवाज में फखर सा था। इस्तांबुल मुंतकिल होने की बात वो वह बात थी जो माहिर ने बिना चूं चरां किए मान ली थी। अच्छा जो भी है, शबनम ने नाक सिकोड़ी। फिर स्टेज पे जाते माहिर को देख के जैसे बदमजा हुई। माहिर बे को बैसाखी के साथ देखने की इतनी आदत हो गई थी कि अब उसके बगैर वो अधूरा लग रहा है। उसे माहिर का अपने पैरों पे चलना पसंद नहीं आया था। बियर बॉल बेख्तियार निगाह उठा के स्टेज की तरफ देखने लगा जहां वो खड़ा था। बियर बॉल के लापरवाह हुलिये के बरअक्स वो बहुत दिल से तैयार हुआ था। स्याह शर्ट, वेस्ट
और कोट पहने, फ्रंट पॉकेट में एक नन्हा सफेद गुलाब अटकाए, बाल जल से पीछे किए, वो बेतासुर चेहरे के साथ सर झुका के माइक में खनकारा था। मेहमान पूरी तरह से उस तरफ मुतवज्जा हुए। यक शाम लार, शाम बखैर, उसने आगाज किया। हाल में खामोशी छाने लगी। यह आज शाम की आखिरी तकरीर थी। बियरबॉल ने अलबत्ता तकरीर से माजरत कर ली थी। उससे इससे ज्यादा अदाकारी नहीं होती थी। कितने अफसोस की बात है, माहिर 2 साल से हलाल को ढूंढ रहा था और आखिर में सब बेकार गया। शबनम ने अफसोस से छी 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 किया। बियरबॉल ने बामुश्किल थूक निकला। उसने चेहरे पे सोगवारियत तारी करने की कोशिश की। शुक्र के शबनम उस तरफ नहीं देख रही थी, वरना उसको शक हो जाता। तुम लोगों को यकीन है कि वो लाश उसी की थी? सरगोशी पे वो चौंका। अब्दुल मालिक फरीद उसके साथ आ खड़े हुए थे। उनका सूट भी स्याह था, हाथ जेबों में थे और पथरीले चेहरे पे एक गैर आरामदेह तासुर था। जाहिर है उसी की है। बियरबॉल सामने देखने लगा। मुझे यकीन नहीं है। तुम्हें कब्र की खुदवाई करवानी चाहिए थी, डीएनए करवाना था। बेशक मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मर चुकी होगी, लेकिन ये सब कुछ शैडी सा लग रहा है। वो बुड़बुड़ाए। बियरबॉल ने गर्दन मोड़ के बरहमी से उन्हें देखा। क्या चाहते हो तुम? उसने इतनी मुश्किल से हलाल के मरने पे यकीन किया है। तुम उसको वापस उसी स्क्वायर बिन पे लाना चाहते हो? उसको मूव ऑन करने दो मालिक। मालिक के माथे की लकीरें ढीले पड़ी। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। अब दोनों खामोशी से स्टेज पे खड़े माहिर को देखने लगे। वो माइक में कह रहा था, फेरी टेल्स में कहते थे कि हर देव की जान एक फाख्ता में बंद होती है। वो उदासी से मुस्कुराया। मेरी जान हलाल में बंद थी। वो चली गई है तो अब जिंदगी में कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। उसने उस मेज को देखा जहां हलाल का बड़ा सा पोर्ट्रेट रखा था। हलाल जहां भी होगी, मुझे यकीन है कि वो आराम से होगी, एक बेहतर जगह पे। उसकी नैनी उसकी ऐसे ही हिफाजत करेगी जैसे वो दुनिया में करती थी। सोगवारिया से कहते हुए वो रुका और जैसे वजाहत की, हलाल की नैनी भी हलाल के साथ खो गई थी। उसकी लाश भी नहीं मिल सकी। उम्मीद है कि वो हलाल के साथ होगी। नैनी? मालिक फरीद ने चौंक के बियरबॉल को देखा। कौन सी नैनी? हलाल की नैनी, जो हर वक्त हलाल के साथ होती थी। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुमने मेरी माँ का साथ देने से इनकार जो कर दिया था। बियरबॉल एकदम बिगड़ के बोला। मालिक खामोश हो गए और सामने देखने लगे। गुज़श्ता अक्टूबर हलाल ने 11 साल का होना था। मैं उसे कुछ गिफ्ट करना चाहता था, कुछ सुर्ख रंग में, क्योंकि ये उसका पसंदीदा रंग था। इसीलिए मैं करताल में जो इमारत बनाने जा रहा हूँ वो अटका। उसकी निगाहों में चौंक जाने का तासुर था, जैसे हलाल के सिरे पे कुछ देखा हो। वो सुर्ख रंग की है। माहिर फरीद की रंगत बदली। एक लम्हे के लिए तमाम अल्फाज गुम हो गए। अगले ही लम्हे वो संभल गया, लेकिन निगाहें वहीं जमी थी। जारा, जो तवज्जो से माहिर की तकरीर सुन रही थी, उसके अंदाज पे चौंकी। तेजी से गर्दन मोड़ के माहिर की निगाहों के ताकुब में देखा। एक लम्हे के लिए उसे समझ में नहीं आया कि माहिर ने ऐसा क्या देखा था। वो अब अपनी तकरीर कदरे अजलत में मुकम्मल करता बार बार उसी तरफ देख रहा था, दाखिली दरवाजे की तरफ, जहां से कोई दाखिल हुआ था। जारा ने गर्दन ऊंची की। बहुत से मेहमानों के सिरों के दरमियान से उसे बिला आखिर नौवारिद का चेहरा दिखाई दिया। वो दाखिली दरवाजे के करीब खड़ी थी, जैसे अभी अभी आई हो। तमाम मेहमानों के बरअक्स उसने हाई वेस्ट खाकी पैंट पे खुला सा सफेद ब्लाउज पहन रखा था। कंधों पे जीन्स की नीली जैकेट थी। गर्दन में पहनी चेन में परोया बड़ा सा स्लेब सीने पे झूल रहा था। जारा पुतलियां सुकोड़ के उसे देखती चंद कदम आगे आई, यहाँ तक कि उसका चेहरा वाजिया हुआ। वो माहिर की समत देख रही थी। लबों पे मुस्कुराहट थी। वो जारा की उम्र की होगी या इससे चंद साल बड़ी, वो अंदाजा नहीं कर सकी। उसके सुनहरे बाल कंधों तक कटे हुए थे, सफेद गुलाबी सा बैजवी चेहरा और बड़ी बड़ी नीली आंखें, और वो एक हैंड बैग दोनों हाथों में सामने को पकड़े हुए थी, ऐसे कि वो उसके घुटनों को छू रहा था। हलाल हमारी दुआओं में हमेशा रहेगी। माहिर जल्दी जल्दी बात समेट रहा था। उसकी निगाहें उस नौवारिद औरत से हट नहीं रही थी और चेहरे पे एक ऐसा तासुर था जो आज शाम उसे पहली दफा दिखाई दिया था। खुशगवार हैरत। अपनी तकरीर मुकम्मल करके वो नीचे उतरा। मेहमान तेजी से उसकी तरफ बढ़े। खुशगवार हैरत।
अपनी तकरीर मुकम्मल करके वो नीचे उतरा। मेहमान तेजी से उसकी तरफ बढ़े। सब उससे मिलके उसको तसल्ली और दुआ देना चाहते थे। वो अजलत में सर के खम से ताज़ियत वसूल करता तेजी से उनके दरमियान से गुजरता आगे बढ़ रहा था। चंद लोग सामने आ गए, निगाह का रास्ता रुक गया। वो बेचैनी से माजरत करता आगे बढ़ता गया। बिला आखिर वो फिर से दिखाई दी। वो वहीं खड़ी उसी तरह मुस्कुरा रही थी। वो तेजी से धड़कते दिल के साथ करीब आया। यास्मीन। वो चंद कदम के फासले पर रुक गया। सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली लड़की ने मुस्कुरा के सर को खम दिया। मुस्कुराने से उसकी आंखों के गिर्द लकीरें सी पड़ती थी। मैंने ट्विटर पे देखा था कि आज यहाँ हलाल का मेमोरियल डिनर हो रहा है। मैं यहाँ एक सेमिनार में आई थी, सोचा एक दफा तुमसे मिल लूं। मुझे बहुत अफसोस हुआ है हलाल का। वो साफ अंग्रेजी बोलती थी। उसका लहजा अमेरिकी था। आंखें शफाफ और माहिर के चेहरे पे जमी थी। वो गर्दन सीधी रखे खड़ी थी, अपनी जगह से एक कदम ना आगे हुई ना पीछे। थैंक यू यास्मीन, मुझे अच्छा लगा कि तुम आई हो, मगर तुम नहीं आए। यास्मीन ने उसकी आंखों में झांका। पिछले मार्च से तुम नहीं आए। जब से तुम लाहौर गए थे फोन भी नहीं किया। अब अगला मार्च आ पहुंचा है। ना शिकायत ना जताना। वो बस नरमी से याद दिला रही थी। उसने मुस्कुरा के सर झुका दिया। लाहौर गए थे तो कहाँ था फोन करता रहूंगा, लेकिन नहीं कहा किया। मुझसे भाग रहे हो माहिर? माहिर ने सर उठाया, फिर मुस्कुरा के नफी में सर हिलाया। भाग के कहाँ जाऊंगा? मैं यही पूछ रही हूँ, मुझसे भाग के कहाँ जाओगे? उसने जवाब नहीं दिया। चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर यास्मीन के लब हरकत किए। तुम ठीक हो? आबरू उठा के यकीन दहानी चाहिए। ठीक हूँ, माहिर ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हारे एक्सीडेंट का भी सुना था मैंने, सोचा तुम खुद कॉल करोगे मगर नहीं की। तुम कर लेती। उसके अंदाज में गिला था। मैं कभी कॉल नहीं करती माहिर, कॉल करना तुम्हारा काम है। वो मुस्कुराई, फिर घड़ी देखी। मुझे अभी जाना है, लेकिन मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। माहिर। जारा से मजीद दूर रहना बर्दाश्त ना हुआ। वो तेजी से उनके करीब आई। माहिर ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। वो हलाल के मेमोरियल डिनर पे मुस्कुरा रहा था। ये वो तारुफ करवाने लगा, लेकिन यास्मीन ने अल्फाज उचक लिए। ये यकीनन जारा है, तुम्हारी कजन। जारा ने कुछ कहा नहीं, बस माहिर को सवालिया नजरों से देखा। ये यास्मीन है। उसने तारुफ मुकम्मल किया। वो अब भी उसे ही देख रहा था। मैं चलती हूँ, लेकिन यास्मीन ने एक हाथ बैग से हटाया और नरमी से उसकी कोहनी को छुआ। मुझे कॉल करना। माहिर ने इस बात में सर हिला दिया। वो दरवाजे की तरफ भाग गई। वो वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। दरवाजे तक पहुंच के वो मुड़ी, फिर हाथ गाल तक ले गई। दरमियानी 3 उंगलियां मोड़ के फोन का इशारा किया और बिना आवाज के होंठ हिलाए। कॉल मी। माहिर ने मुस्कुरा के सर को खाम दिया। जारा मशकूक नजरों से उसे देख रही थी। ये कौन थी? यास्मीन, वो कह के आगे बढ़ गया। अब वो चंगेज की तरफ जा रहा था। यास्मीन के जाते ही चेहरे के तासुरात वापस वैसे ही हो गए थे, रोबोट के जैसे। ये औरत कौन थी माहिर के साथ? जारा तेजी से बियर बॉल के पास गई और छूटते ही पूछा। वो जो शबनम से किसी बात में उलझा था, कंधे उचका के रह गया। मुझे नहीं मालूम, माहिर के कोई दोस्त होगी। जारा ने शबनम को देखा। उसने भी ला इल्मी से शान ने उचका के निगाहें चुरा ली। जारा ने उसको निगाहें चुराना गौर से देखा था, लेकिन कहा कुछ नहीं। अलबत्ता उसका सारा मूड बर्बाद हो चुका था। कौन हो सकती है? माहिर की जिंदगी के बहुत से पहलू हैं जारीना खानुम, जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं, इसलिए मैं तजस्सुस नहीं रखता। क्या ये वही लड़की है जिसके पीछे वो लाहौर जाता है? नहीं। बियर बॉल और शबनम यक जुबान होके बोले और फिर एकदम चुप हो गए। इससे पहले कि वो मजीद कोई सवाल पूछती, वो दोनों दाएं बाएं हो गए। तुमने मुझे बताया नहीं कि वो कागज का टुकड़ा क्या था? चंगेज ने ताजियत करने के बाद वो गौर से उसे देखते हुए पूछा। माहिर ने सवालिया आबरू उचकाए। कैसा टुकड़ा? सुरख कागज का टुकड़ा जो तुमने मुझे फॉरेंसिक के मुआयने के लिए दिया था और जिसपे हमें किसी किस्म का डीएनए या फिंगरप्रिंट नहीं मिला था। उसने जताने वाले अंदाज में याद दिलाया। वो अहम नहीं है, हलाल नहीं रही, अब कुछ भी अहम नहीं है। उसका चेहरा फिर से बेतासुर हो गया था। उसी पल बियर बॉल करीब आकर खनकारा। ये औरत कौन थी माहिर? यास्मीन। वो मोबाइल निकाल के स्क्रीन पे अंगूठा चला रहा था। हाँ, मगर कौन थी? बियर बॉल को बेचैनी हुई।
यास्मीन थी। वो मोबाइल देखता आगे बढ़ गया। बियरबॉल ने मशकूक नजरों से उसे जाते देखा, फिर कुछ सोच के वापस उसी मुकाम तक आया जहां नाखुश से मालिक खड़े थे। अगर कोई जानता था तो वो मालिक था। वो अमूमन सब कुछ जानता होता था। ये सुनहरे बालों और रूसी खदोखाल वाली औरत कौन थी जो अभी माहिर के साथ खड़ी थी? मालिक फरीद ने एक संजीदा निगाह उस पर डाली। वो यास्मीन थी। अपना अंदाजा दुरुस्त होने पे बियरबॉल के आबरू इस्तेजाब में उठे। कौन यास्मीन? वो औरत जिसके लिए माहिर लंदन छोड़ के इस्तांबुल आया था। बियरबॉल फरीद पलक झपकना भूल गया। माहिर मेरे लिए यहाँ शिफ्ट हुआ था, मेरे मशवरे पर, ताकि हम भाई साथ रहें। मालिक फरीद पहली दफा हल्का सा मुस्कुराए, उसके कंधे पे हाथ रख के थपका और चेहरा उसके कान के करीब ले गए। क्या वो ऐसे आदमी का मशवरा मान सकता है जो केक बनाता हो? अंदाज महफूज होने वाला था, कह के आगे बढ़ गए और बियरबॉल का चेहरा खुफगी से सुर्ख पड़ने लगा। गुस्से से दूर खड़े माहिर को देखा जो फोन में उलझा था। कयामत के दिन इन 2 रिपोर्ट्स का अलग से हिसाब होगा इंशाल्लाह। पूरे अज़म से खुद को यकीन दिलाया और वो इसी तरह अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोले देख रहा था। मुझे कॉल करना। अंगूठा एक नाम पे ठहर गया, एंजल, फरिश्ता। लेकिन उसने कॉल का बटन नहीं दबाया। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। उसने फोन वापस जेब में डाल दिया। मालदीप कैसा था? मुबीन मंजिल में डाइनिंग हॉल पे अनवाओ इकसाम के खाने चुने थे। गुफ्तगू के साथ चम्मच कांटे चलाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वस्त मेज पे ऊंचा सा कैंडल स्टैंड रखा था और टेबल डिनर पे तरतीब से बहुत से प्लेटर्स। सरबराही कुर्सी खाली थी और वो चारों आमने सामने बैठे थे, ऐसे के माही और मोहित एक तरफ थे और माला ज़ियाद दूसरी जानिब। बहुत अच्छा, वो मुस्कुरा के चावलों में चम्मच चलाते हुए बोली। उसने लंबे बाल आधे बांध रखे थे। हल्के मेकअप का कामदार लिबास में उसका चेहरा धमक रहा था। साथ बैठा ज़ियाद भी कुर्ते शलवार में मलबूस बहुत पुरसकून सा बैठा अपनी प्लेट में बारबेक्यू निकाल रहा था। आप अभी तक यहीं हैं? ज़ियाद ने बराए बात पूछा। माही ने आंखें घुमा के उसे देखा। मेरे ससुराल में 2 शादियां थी, इसलिए रुक गई, वरना अब्बा तो आपके मालदीव जाने से अगले दिन वापस चला गया था। हूर और मैं इस हफ्ते जाएंगे। एक गहरी निगाह ज़ियाद पे डाली जो आम से अंदाज में खाना खा रहा था, फिर साथ बैठे मोहित की तरफ देखा। और मोहित भी मंगल को जा रहा है। कहाँ? ज़ियाद ने हैरत से उसे देखा। मोहित इस्तांबुल जा रहा है ना, एक फेलोशिप के लिए, चंद माह बाद वापस आ जाएगा, माला बताने लगी। साथ ही उसने प्लेटर उठा के ज़ियाद की प्लेट में सीख कबाब डालना चाहा। चूड़ियों वाले हाथ छनके। मैं ले चुका हूँ बेगम साहिबा, वो मुस्कुरा के बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। थोड़ा सा और ले लें, आपको ये पसंद है। माही ने बहुत गौर से इन दोनों को देखा। अंदर सर उठाते खदशात नीचे बैठने लगे। वो हर तरह से उसका ख्याल रख रहा था, उससे नरमी से बात कर रहा था। कुछ तलख किस्म के मर्द शादी के बाद बीवियों के रंग में ढल ही जाते हैं। वो ऐसे ही माहिर फरीद की बात को सीने से लगाए बैठी थी। इस्तांबुल पहले कभी गए हो? ज़ियाद ने नवाला लेते हुए मोहित को मुखातिब किया, जो अब तक अपने फोन और खाने के दरमियान मसरूफ था। पुकारे जाने पे जल्दी से फोन रखा और मुस्कुरा के बताने लगा, एक दफा दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया था। वहाँ कोई दोस्त वगैरह है? नहीं, वहाँ तो किसी को नहीं जानता। माही के लब हल्के से खुले फिर बंद हो गए। उसने बगौर माला का चेहरा देखा। वो मोहित की तरफ देखते हुए आम से अंदाज में कह रही थी, अपनी सेहत का ख्याल रखना, खाने पीने का, और अकेले ही वापस आना, लड़की मत ले आना साथ। अंदाज में नरम सी तंबीहा थी। माही ने आहिस्ता से गिलास उठाया और घूंट भरा। वो शायद उसे भूल चुकी थी, उसे भी भुला देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, मोहित झीम के मुस्कुरा दिया, फिर एक ख्याल से चौंका। एक शख्स को जानता हूँ मैं इस्तांबुल में, हाथ उठा के जिसे इन सब को याद दिलाया। कैफ है ना? लम्हे भर के लिए डाइनिंग हॉल में खामोशी छा गई। फिर ज़ियाद ने उलझ के माला को देखा। कैफ? तुम्हारा ड्राइवर? कशमाला मुबीन ने आहिस्ता से चम्मच प्लेट में रखा। जी, वो ड्राइवर नहीं था, वो एक अमीर आदमी था जो गरीब बना हुआ था। लॉन्ग स्टोरी। उसका अंदाज कदरे तलख हुआ। ज़ियाद ने चौंक के बारी बारी इन तीनों के चेहरे देखे। यानी वो फ्रॉड था? मैंने तुम्हें कहा था ना वो मशकूक लगा था। फ्रॉड नहीं था वो, माही एकदम चटक के बोली थी।
फ्रॉड वो होते हैं जो गरीब होते हुए अमारत का ढोंग रचाते हैं। माला को मालूम नहीं था, लेकिन वो माहिर फरीद है, मेरा और आबाद का फैमिली फ्रेंड, और उसने कतर में कई दफा मेरी मदद की है। ओके कूल। ज़ियाद ने धीरे से शाने उचकाए और मोहित की तरफ मुतवज्जा हुआ। अपनी बहन की बात याद रखना, अकेले ही वापस आना। वो हल्का सा मुस्कुराया। मोहित फिर से तौबा तौबा करते हुए कानों को हाथ लगाने लगा। कशमाला ने वापस चम्मच कांटा उठा लिया। अलबत्ता उसके हाथ कदरे सुस्त थे, जैसे किसी ख्याल ने उसके जहन को भटका दिया था। माही ने बगौर उसको देखा, फिर खनकार के ज़ियाद को मुखातिब किया। वैसे आप माला को मक्का जैसे शहर में क्यों ले जा रहे हैं? हम मक्का शहर नहीं, मक्का सूबे में मुंतकिल हो रहे हैं। मुंतिका मक्का उसका एक शहर है, मक्का तुल मुकरमा जहाँ खाना काबा है। हम उसी सूबे के एक दूसरे शहर जद्दा में रहेंगे। लेकिन सऊदी अरब ही क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं कि वहाँ आपकी बीवी आपकी मर्जी की पाबंद होती है? वो सऊदी अरब छोड़ के नहीं जा सकती जब तक आपके दस्तखत से री एंट्री ना लग जाए। माला ने चौंक के उसे देखा। वो ज़ियाद को देखते हुए बहुत चुपते हुए अंदाज में पूछ रही थी। मोहित भी हाथ रोक के उसे देखने लगा। ज़ियाद की मुस्कुराहट सिमट गई। उसने धीरे से नैपकिन रखा और जब बोला तो आवाज हमवार थी। मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जिनको अपनी बीवी को कैद करने का शौक होता है। माला जहाँ आना जाना चाहे वो आज़ाद है। फिर मुस्कुरा के उसे देखा तो वो भी मुस्कुरा दी, साथ ही एक घूरती हुई नजर माही पे डाली। माही जबरन मुस्कुराई और शाने उचकाए। मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। और हम मक्का इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ अल्लाह का घर है, वो बाबरकत जमीन है। वहाँ जाके शायद मैं एक नेक इंसान बन जाऊं। मुस्कुरा के सादगी से बताया और प्लेट की तरफ मतवज्जा हुआ। नगीना आंटी कैसी हैं? अभी तक यही हैं? मोहित ने मौजू बदला। जी, अब्बू और अम्मी अब पाकिस्तान में रहेंगे, वो दुबई नहीं जाना चाहते। वैसे भी अम्मी के टेस्ट रिजल्ट बेहतर हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। बज़ाहिर बात खत्म हो गई, लेकिन एक तनाव सा था जो सारे डाइनिंग हॉल को अपनी लपेट में ले गया था। वापसी पे ज़ियाद ड्राइव कर रहा था और वह फ्रंट सीट पे बैठी सर झुकाए मोबाइल पे कुछ देख रही थी। सड़क वीरान थी और अंधेरे की वजह से मोबाइल की नीली रोशनी माला के चेहरे पे पड़ रही थी। कंधों के गिर्द शाल लपेटे वो मस्कारे वाली आंखें फोन पे झुकाए हुए थी। कानों में पहने टॉप्स धमक रहे थे। माही कदरे नेगेटिव सोचती है, ज़ियाद खनकारा। ड्राइव करते हुए उसकी नजरें सामने सड़क पे थी। अरे नहीं, उसकी आदत है मजाक करने की, आपको उसकी जल्द समझ आ जाएगी। उसने बज़ाहिर लहजा हल्का फुल्का रखा, अलबत्ता एक बेचैनी सी सर उठाने लगी। तुमने मुझे कभी कैफ के बारे में तफसील से नहीं बताया, बस इतना कहा कि वो नाकाबिले एतबार सा है। मैंने उसको इतनी अहमियत नहीं दी। क्या जानना चाहते हैं आप? वो आराम से पूछ रही थी। उसने अपना नाम गलत बताया। ये आइडेंटिटी फ्रॉड कहलाता है। ऐसे आदमी से मोहित को दूर रहना चाहिए। मोहित अपना अच्छा बुरा समझता है, डोंट वरी। माहिर फरीद, वो सड़क को देखते हुए बुड़बुड़ाया। मैंने ये नाम पहले भी सुन रखा है कहीं, जैसे जहन पे जोर दिया। मैंने आपके घर कोर्ट के कागजात देखे थे जिनमें सबरीना के वालिदैन ने माहिर फरीद के खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया था। आपने उसका नाम वही सुना होगा। ज़ियाद ने चौंक के उसे देखा। ओ यस, ये वही माहिर फरीद है। बेख्तियार माथे को छुआ, लेकिन वो तो नफ्सियाती मरीज था, पागल खाने में दाखिल रहा था शायद। क्या वो कैफ था? वो जैसे उलझ सा गया था। कार को वही तनाव अपनी लपेट में लेने लगा तो माला ने पहलू बदला। ज़ियाद कह रहा था, वो आदमी इतना अरसा तुम लोगों के घर में रहता रहा, ऐसा आदमी इंतहाई खतरनाक। सबरीना की डेथ कैसे हुई थी? और नतीजा उसकी तवक्का के मुताबिक था। ज़िया सुल्तान एकदम खामोश हो गया। उसके चेहरे पे एक सोगवार सा तासुर उभरा। क्या तुम अंडरस्टैंड करोगी अगर मैं कहूँ कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता? ये एक तकलीफ दे टॉपिक है। श्योर? वो मुस्कुरा दी और बाहर देखने लगी। फिर ख्याल आया, आंटी की दवा लेनी थी। आप फार्मेसी में रुक के ले सकेंगे? फार्मेसी के बाहर का कार रोक के ज़ियाद ने वॉलेट से कार्ड निकाला और बाहर निकल गया। माला ने एक नज़र दोनों नशिस्तों के दरमियान रखी, उसकी चीज़ों को देखा। वॉलेट, मोबाइल, वो सब यहीं छोड़ गया था। यूं ही कुछ याद आया था। एक दफ़ा पहले भी उसने किसी के वॉलेट की तलाशी ली थी, लेकिन सऊदी अरब ही क्यों?
कहीं इसलिए तो नहीं कि वहाँ आपकी बीवी आपकी मर्जी की पाबंद होती है। उसने एक नजर फार्मेसी के शीशे के बंद दरवाजों को देखा और दूसरी नजर वॉयलेट पे डाली। और वो शोहर की इजाजत के बगैर मुल्क नहीं छोड़ सकती। उसने फोन उठा के रोशन किया, वो लॉक्ड था। उसने धीरे से वॉयलेट उठाया और खोला, अंदर चंद नोट रखे थे। जियाद कैश बहुत कम रखता था, 3-4 बैंक कार्ड थे और उसके शनाख्ती कार्ड। उफ माला, क्या कर रही हो? खुद को कोसते हुए उसने वॉयलेट वापस रखा और हाथ गोद में रख लिए। उसे जियाद पे एतबार करना चाहिए। एक शख्स के धोखे ने उसे ऐसे डैमेज किया था कि उसे लगता था कि हर इंसान धोखा देगा, लेकिन जियाद ऐसा नहीं है। उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। उसे उस पर शक नहीं करना चाहिए। वैसे भी अब वो आवाजें आना बंद हो चुकी थी। मालदीव जाने से लेकर अब तक ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया था। उसे जियाद की मोहब्बत पे एतबार करना चाहिए। नगीना बेगम तकियों के सहारे टेक लगाए बैठी थी। चेहरा नहीफ और वजूद लागर हो चुका था। सफेद दुपट्टा सर पे था और तस्बीह के दाने गिराते हुए लब हिला रही थी। आप वाकई जा रहे हो जियाद? वो अब उदास नहीं थी, बल्कि ऐनक के पीछे से जियाद को गहरी नजरों से देख रही थी। माला किसी काम से घर से बाहर थी और वो दोनों उनके कमरे में तन्हा थे। अम्मी, मुझे मत रोकिएगा, मैं जाना चाहता हूँ। उनके करीब कुर्सी पे आगे को होके बैठा, सर झुकाए कह रहा था। नगीना बेगम ने पुतलियां सकोड़ के उसे देखा। उसके आर पार झांक सकती थी। ये वो पहला राज नहीं है जो आपने मुझसे रखा है बेटा। वो हल्का सा चौंका, वो जख्मी सा मुस्कुराई। कुछ अरसा कबल तुम्हारे ऊपर खून के छींटे आते थे, कबीरा बेगम के जादू। वो मुस्कुराई, और तुम मुझे बताते नहीं थे। मैं नहीं चाहता था कि आप परेशान हो। गलत, आप नहीं चाहते थे कि मैं अपनी सारी तवानाइयां कबीरा पे सर्फ कर दूं और आपका काम भूल जाऊं। जियाद के चेहरे पर साया सा गुजरा। उसने आवाज नीचे की। मैंने कहा था कि आप अपनी दुआ और दम से उसको मेरा बना दें। उसकी माँ के साथ कुछ करने के लिए नहीं कहा था। उसकी माँ अगर अपने हवास में होती तो ये शादी कभी ना होती बेटा। वो तनफ्फुस से मुस्कुराई। उसकी माँ के साथ जो हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं है अम्मी। उसने बेचैनी से पहलू बदला। मैं जानना भी नहीं चाहता कि आपने वो सब कैसे किया। वो जवाबन कुछ नहीं बोली, बस उसको देखे गई। जियाद ने बेचैनी से पहलू बदला। मैं और कशमाला मक्का जा रहे हैं, वहाँ अल्लाह का घर है। मैं हर रोज अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। मुझे बहुत अच्छी बीवी मिली है और मैं उसकी कदर करूंगा। हम खुश रहेंगे जैसे आपके अब्बू और मैं खुश हैं। उनके अंदाज में तंज था। मैं और कशमाला अब्बू और आपके जैसे नहीं हैं, ना बनेंगे। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं अपने गुनाह छोड़ चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। उस पैसे के बगैर रह लोगे बेटा जो आपको मेरे तवस्सुत से मिलता है? जियाद सुल्तान ने मुट्ठी भींच ली, जैसे बहुत जब्त किया हो। रह लूंगा, मुझे आपके भेजे गए पैसे मजीद नहीं चाहिए हैं। मैं हलाल की आमदन पे काम शुरू करूंगा। कशमाला और मैं गुजारा कर लेंगे। जिस औरत के लिए आप मुझे छोड़ रहे हो वो एक दिन आपको छोड़ देगी। वो बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देख के कह रही थी, लहजे में तलवार की सी काट थी। जियाद सुल्तान को जैसे किसी ने उल्टी छुरी से जिबा कर दिया। उसने तेजी से नफी में सर हिलाया, आंखों में गुलाबी सी नमी उभरी। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। वो मेरी तारीख जिंदगी में आई रोशनी की किरण है। वो ना रही तो मैं भी नहीं रह सकूंगा, प्लीज। उसने उनके दोनों हाथ थाम लिए। उसके लहजे में मिन्नत थी। मैं माफी मांगता हूँ आपसे सरकार, आपका दिल दुखाने के लिए, आपको छोड़ के जाने के लिए, गुनाह की जिंदगी छोड़ने के लिए, लेकिन प्लीज कुछ ऐसा ना करें जिससे मैं रुक जाऊं। हमें जाने दें। नगीना बेगम ने मुस्कुरा के सर झटका और उसके हाथों से अपना झुर्रियों ज़दा हाथ अलहदा किया। फिर उसे जियाद के सर पे रखा। जैसे आपकी खुशी बेटा। जियाद ने चेहरा उठा के उन्हें देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, और अगर वो उसकी जिंदगी में वापस आ गया। अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जो किसी ने उसके कानों में अंडेला था। जियाद धीरे से सीधा हुआ। उसकी आंखों में कुछ ऐसा उभरा जो पहले वहां नहीं था। वो उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, ना पहले ना अब। वो उसके लिए मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उठ खड़ा हुआ। नगीना बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। उनकी उंगलियां तस्बीह के दाने गिरा रही थी और लब हरकत कर रहे थे। जारीना फरीद के ऑफिस का दरवाजा खुला था। वो काम करते हुए गाहे बगाए बाहर नजर डालती। उसे हाल में काम करते अफराद के सर
कैबिन से निकलते दिखाई दे रहे थे। कुछ सोच के वो उठी और कॉफी का मग हाथ में लिए बाहर निकल आई। उसका रुख शबनम के डेस्क की जानिब था। शबनम ने उसके जूतों की आवाज सुनी, लेकिन बज़ाहिर काम में मसरूफ रही। यहाँ तक कि जारीना उसके ऐन सामने खड़ी हुई, ऐसे कि उसके डेस्क पे साया हो गया। तब उसने चेहरा उठाया और ऐनक के पीछे से संजीदगी से उसे देखा। जी जारीना खानुम, वो कीबोर्ड पे उंगलियां जमाए ऐसे पूछ रही थी जैसे बस एक लम्हे के लिए टाइपिंग रोकी हो और जारीना जाए तो वापस शुरू हो जाए। तुमने उस रोज मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। जारा मेज के कोने पे बैठी और टांगे एक दूसरे पे जमा दी, फिर कॉफी का घूंट भरा। शबनम ने सताइश से उसको देखा, जो बिना किसी सहारे के कमर सीधी रखे वहां बैठी थी। उसका फिगर परफेक्ट था, जैसे कोई खूबसूरत मुजस्मा हो। कौन सा सवाल? अलबत्ता पूछा तो आवाज किसी भी किस्म की मरऊबियत से पाक थी। वो यास्मीन नामी औरत कौन थी? जारा की तेज नजरें उस पे जमी थी। शबनम ने गहरी सांस ली। आप माहिर बे से पूछ लें। शबनम जम। वो इसी तरह बैठे बैठे उसकी तरफ झुकी और ठक से कॉफी कप मेज पे रखा, चंद कदरे बाहर को छलके। मैं माहिर की कजन हूँ और तुम एक सेक्रेटरी हो। इस इकोनॉमी में तुम्हारे लिए ऐसी जॉब बहुत जरूरी है जो तुम्हें डॉलर्स में पे करती हो, लेकिन मेरे कहने पे माहिर तुम्हें 1 मिनट में दरवाजा दिखा सकता है। 1 मिनट में। लंबे नाखूनों वाले हाथ से चुटकी बजा के दिखाई। आप उनकी कजन हैं, उनसे खुद पूछ सकती हैं। मैं सेक्रेटरी हूँ, उनकी बातें मेरे पास अमानत होती हैं, खयानत नहीं कर सकती। जैसे तुम्हारी मर्जी। वो वापस सीधी हुई और मुस्कुरा के खड़ी हो गई। उसकी मुस्कुराहट में कुछ था जो शबनम को गैर आरामदेह कर गया। उसने पहलू बदला। जारा अब अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। शबनम सर झटक के काम करने लगी। जारा उसका क्या बगाड़ लेगी? तुम कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जा चली जाओगी? वो जहाज की खिड़की से बाहर फैले बादल देख रही थी, सफेद कॉटन कैंडी जैसे बादल जो छूते ही हथेली में घुल जाएं। उसके सवाल पे वो चौंकी, चेहरा मोड़ के उसे देखा। ज्यादा सीट की पुश्त से टेक लगाए उदासी से उसे देखते हुए पूछ रहा था। उसके अंदाज में बच्चों की सी बेबसी थी, खौफ था, उम्मीद थी। माला मुस्कुरा दी। ये कैसा सवाल है? बताओ ना, तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं? मैं इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ती। ना मैं दुश्मन बनाती हूँ, लेकिन अगर बना लूं तो फिर उस दुश्मनी को आखिरी हद तक पहुंचाती हूँ। वो धीरे से हंस दिया। यानी तुम्हें नाराज करना भी मुश्किल है और मनाना भी। वैसे किस बात पे तुम दोस्ती को दुश्मनी में बदलती हो? आप जान जाएंगे। वो मुस्कुरा के बाहर देखने लगी। उसने कस के ऊंची पौनी बांध रखी थी, जो चेहरा मोड़ने से दाएं बाएं झूलती थी। तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? वो पूछने लगा। आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? उसने उल्टा सवाल किया। यही कि मेरी एक बीवी हो। मुस्कुरा के मोहब्बत से उसे देखा। ऐसी बीवी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिसके आने से मेरी जिंदगी बदल जाए और मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं। ये मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। और तुम्हारा? वो मुस्कुरा दी। उसे सोचने की जरूरत ना थी। यही कि मैं दुनिया भर का सफर करूं, एक बैकपैक हो कंधे पे, ना कोई काम हो ना कोई फिक्र। मैं जॉगर्स के तस्मे कसूं और अपने कदमों पे चलते हुए दुनिया को एक्सप्लोर करूं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। वो बाहर फैले रुई के गालों को देखते हुए कह रही थी। फिर किसी खूबसूरत मुकाम पे पहुंचूं तो कंधे से बैकपैक उतारूं, वहां अपना एजल कैनवस सेट करूं और साथ गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए। फिर मैं वहीं बैठ के ढलते सूरज के साथ इस मंजर को पेंट करूं। वो मंजर कोई भी हो सकता है, कोई पुररौनक स्ट्रीट, किसी पहाड़ की चोटी। बस मुझे दुनिया घूमने का शौक है, नए नए शहर देखने का। उसकी आंखों में चमक थी और एक लिट पोनी से निकल के गाल को छू रही थी। उसे याद आया कि कैसे वो एक आदमी का रिश्ता सिर्फ इसलिए कबूल करने को तैयार थी कि वो बहुत से मुल्कों का सफर करता है। हालांकि वो ऐसा घटिया आदमी था जिसने उसके चेहरे के दानों को निशाना बनाया था। ऐसे आदमी के साथ तो वो 1 मिनट ना रह सकती, कजा के दुनिया घूमना। वो मुस्कुरा के बाहर देखने लगी। उसे दुनिया घूमने का शौक था और सऊदीया से वो सफर शुरू हो रहा था। उसके साथ उसका शोहर था जो उसका मन पसंद था और वो अपने शोहर की मोहब्बत थी। वो खुद मुख्तार थी। जिंदगी के तमाम ट्रॉमास पीछे कहीं रह गए थे। वो बिला आखिर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी,
جو ویسے تمہارے چہرے پہ پمپل نکل رہے ہیں، اس کی آواز نے کشمالہ مبین کے خیالوں کا ارتکاز توڑا۔ اس نے چونک کے زیاد کو دیکھا، پھر سامنے سیٹ کی پشت سے لگی بجھی ہوئی سکرین کو جس میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ دائیں گال پہ ننھے ننھے سے 2 دانے نئے نکلے ہوئے تھے۔ اس کی رنگت میں کچھ بدلا تھا جو زیاد ایک دم سنبھلا۔ سوری، میرا مطلب تمہارا دل دکھانا نہیں تھا، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم ان کو ٹریٹ کر لو اور یہ بھر نہ جائے، کیونکہ یہ تمہارا کمپلیکس رہے ہیں۔ اگر یہ دوبارہ نکل آئے تو تمہاری شخصیت ڈیمیج ہو جائے گی۔ اس نے سادگی سے کہتے ہوئے ایک میگزین اٹھا لیا۔ دانے تو نکلتے رہتے ہیں، میں ان سے پریشان نہیں ہوتی، لیکن اس کی آواز کمزور تھی، اس میں خوف کا عنصر غالب تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بس تم میری اصلاح کرتی رہنا۔ جہاں میں غلط ہوں مجھے محبت سے بدلنے کی کوشش کرنا۔ میری تلخ کلامی کی عادت تمہاری محبت سے دور ہو جائے گی، کیونکہ محبت ہی انسان کو ہیل کرتی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی، لیکن اس دفعہ اس کی مسکراہٹ قدرے پھیکی تھی۔ اس نے پھر سے سیاہ سکرین میں اپنا عکس دیکھا، ایک خوف سا حلق میں گریہیں لگانے لگا۔ شبنم اپنے ڈیسک پہ بیٹھی کی بورڈ پہ کھٹا کھٹ ٹائپ کر رہی تھی جب انٹرکام بجا۔ اندر آؤ، ماہر کی رکھائی بڑی آواز سنائی دی۔ وہ چونکی، اسے ماہر کی روزمرہ کی ڈانٹ اور اصل ڈانٹ کا فرق معلوم تھا۔ اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ وہ الجھتی ہوئی کھڑی ہوئی اور ذہن میں آج کے کرنے کے تمام کاموں کی فہرست کو دہراتے ہوئے کانفرنس روم کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو ٹھٹک گئی۔ زارا اس کے ساتھ کانفرنس ٹیبل پہ بیٹھی تھی، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ شبنم کا ماتھا ٹھنکا۔ شبنم، تم نے مجھے وہ سکیچز کیوں نہیں دکھائے جو زارا نے تمہیں دیے تھے؟ کون سے سکیچز؟ تمہاری یادداشت کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہی سکیچز جو ہمارے سینئر ایسوسیٹ نے میری فیڈ بیک کے لیے زارا کو بھیجے تھے۔ زارا نے تمہیں یہ سکیچز 3 دن پہلے دیے تھے، بگڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ایک فائل سامنے پٹکی۔ آج میرے پوچھنے پہ زارا ان کو دوبارہ پرنٹ کر کے لائی ہے، کیونکہ تم مجھے بھول گئی تھی۔ شبنم نے چونک کے زارا کو دیکھا، مگر زارا خانم نے اٹس اوکے ماہر، شاید میں اسے ای میل کرنا بھول گئی ہوں گی۔ وہ ایک دم ہمدردی سے بولی، جیسے اس کے ڈانٹنے پہ پریشان ہو گئی ہو اور اب اسے ڈانٹ سے بچانا چاہتی ہو۔ تم کیسے بھول سکتی ہو؟ تم آج تک کچھ بھولی ہو؟ وہ الٹا اس پہ خفا ہوا، پھر شبنم کو گھور کے دیکھا۔ کیا میں نہیں جانتا شبنم کو؟ باتیں کروا لو بس، نقصان تو میرا ہو رہا ہے نا۔ یہ تمہاری دوسری سٹرائک ہے، تیسری پہ تم جانتی ہو کہ دروازہ کس طرف ہوتا ہے۔ سوری سر، غلطی میری ہے، زارینہ خانم نے مجھے بتایا تھا، میں ہی بھول گئی۔ اس نے سر جھکا کے کہا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پھر ایک خاموشی مگر ملامتی نظر زارا پہ ڈالی اور چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ چند گھنٹے گزرے اور کھڑکیوں کے باہر پھیلے استنبول پہ شام اتر آئی تو زارا کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے لیپ ٹاپ سے چہرہ اٹھا کے دیکھا، پھر چوکھٹ پہ کھڑی شبنم کو دیکھ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دھار آئی۔ زارا نے پیچھے کو ٹیک لگا لی اور اسے آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا نام یاسمین ہے، وہ ہاف امریکن ہاف روسی ہے۔ وہ قدم قدم چلتی سامنے آئی تو چہرے پہ ندامت تھی اور دل پہ بوجھ۔ رسکی روسی؟ بہت دلچسپ، آگے؟ زارا باہم انگلیاں پھنسائے کرسی کو ہلکا ہلکا سا دائیں بائیں جھولا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ ان کی کیا لگتی ہے، لیکن پچھلے سال مارچ سے اب تک اس سے نہیں ملے، یعنی جب سے وہ لاہور گئے ہیں۔ پہلے کتنا ملتا تھا اس سے؟ ہر جمعے کو۔ ہر جمعے کو؟ زارا نے استجاب سے آبرو اٹھائے۔ شبنم نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہر جمعے کی شام وہ اپنا سارا شیڈیول خالی کر دیتے تھے، ڈرائیور کو بھیج کے خود ڈرائیو کر کے اس سے ملنے جاتے تھے۔ فرائیڈے نائٹ ڈنر؟ زارا کے چہرے پہ تکلیف ابھری۔ کس ریستوران میں ریزرویشن کرواتا تھا؟ ریزرویشن کبھی نہیں کروائی۔ میں نہیں جانتی وہ اس سے کہاں ملتے ہیں، لیکن وہ موبائل بھی چھوڑ کے جاتے تھے تاکہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اور وہ اٹکی، وہ ہمیشہ یاسمین سے ملنے سے پہلے لباس تبدیل کرتے تھے۔ لباس؟ کیوں؟ زارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ معلوم نہیں، سوٹ کی جگہ کیجول جینز شرٹ اور جوگرز پہنتے تھے۔ اور اس نے تھوک نکلا، وہ بہت سا کیش ساتھ لے کر جاتے تھے۔ کیش؟ کتنا کیش؟ زارا تیزی سے سیدھی ہوئی۔ تقریباً $300۔ زارا فرید کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ وہ ہر ہفتے اس عورت پہ $300 خرچ کرتا ہے؟ ناممکن، ماہر کسی پہ خرچ نہیں کرتا۔ وہ کسی عورت کو ہر ہفتے $300 کی شاپنگ نہیں کروا سکتا۔
क्या कह सकती हूँ, जो मालूम है वो बता रही हूँ। ज़ारा के चेहरे पे कई रंग आ जा रहे थे। उसका पूरा नाम क्या है? वो बहुत अच्छी थी लोगों के बारे में मालूम करवाने में। वो इस औरत को खोज निकालेगी। वो नहीं जानती। शबनम ने सर झुका दिया। अंदाज में नदामत थी। ज़ारा ने सीने में दबी सांस खारिज की। थैंक यू शबनम, तुम जाओ। अंदाज में नरमी थी। वो सर झुका के वापस मुड़ गई। वो कितनी ही देर वहीं बैठी रही। लैपटॉप की बुझी स्क्रीन में उसको अपना अक्स दिखाई दे रहा था। बज़ाहिर उसके बालदार बाल बहुत नफासत से ब्लू ड्राई कार के कंधों पे सेट किए गए थे, लेकिन वो देख सकती थी कि चंद एक बाल जड़ों से सफेद हो रहे थे। फिर उसने मोबाइल उठाया और बाबा के नाम को दबाया। दूसरी तरफ घंटी जाने लगी। बाबा, उसकी आवाज भीग रही थी। मैं थक गई हूँ, वापस आना चाहती हूँ। क्या फरीद होल्डिंग में मेरे लिए जगह होगी? एक आंसू उसकी आंख से टूट के गिरा और चेहरे पे लुढ़क गया। मक्का सऊदी अरब का एक बहुत वसी और अरीज सूबा था, जिसको मुंतका मक्का कहते हैं। उसका कैपिटल शहर मक्कातुल मुकरमा था, जो खाना काबा यानी मस्जिद हराम की वजह से तमाम मुसलमानों के लिए एक अलग मुकाम रखता था। मंतका मक्का का दूसरा अहम शहर जद्दा था, जो उस मुल्क का कमर्शियल सेंटर था। इस पूरे इलाके को हुजाज भी कहा जाता था। जद्दा हुजाज का एक निस्बतन मॉडर्न शहर था, जो अपनी खूबसूरत मसाजिद, बुटीक, कैफेज और वाटर फ्रंट्स के लिए जाना जाता था। यहाँ अक्सरियत गैर मुल्कियों की थी। वो एक ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, जिसके एक कॉर्नर अपार्टमेंट में इस वक्त हमारी कहानी तुम्हें लेकर जा रही है। एक खुली खिड़की से झांको तो बाहर की गर्म हवा के निस्बत अंदर एसी की ठंडक थी। अपार्टमेंट खाली खाली सा था। खिड़कियों के आगे पर्दे या ब्लाइंडर्स नदारद थे। फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद थी और थोड़ा बहुत फर्नीचर भी। बाकी बहुत कुछ बॉक्सेस में पैक था। कुछ बैग्स के खुले रखे थे। बॉक्सेस को देख के अंदाजा होता था कि इनमें मौजूद सामान अभी इसी शहर से खरीदा गया है, जबकि बैग्स वाला सामान पाकिस्तान से आया था। इस वक्त ये ऐसा अपार्टमेंट हमें पूरे जद्दा में ना मिलता। अच्छी जगह ढूंढी है तुमने। जियाद लिविंग रूम की ग्लास वॉल के सामने कुर्सी डाले बैठा, ऐनक लगाए कुछ टाइप कर रहा था। दफ्तर हाथ रोके सताइशी नजरों से उसे देखा, जो किचन काउंटर टॉप पे एक बॉक्स रख रही थी। सिर्फ तारीफ मत करें, मेरे साथ काम भी करवाएं। वो बालों की ऊंची पोनी बांधे, ट्राउजर पे खुली टी शर्ट पहने काम में मसरूफ दिखाई दे रही थी। रुखसार के दाने करीबन गायब हो चुके थे। ये औरतों के करने के काम है। वो मुस्कुरा के लैपटॉप पे झुक गया। ये मियाँ बीवी के साथ करने के काम होते हैं, खुफी से ऊंची आवाज में कहा तो जियाद ने गहरी सांस लेकर लैपटॉप रख दिया। फिर कदम कदम चलता किचन तक आया। बताएं बेगम साहिबा, क्या काम है आपको? माला ने पलट के देखा। वो हार मान के आ खड़ा हुआ था। वो मुस्कुरा दी। मेरे साथ किचन की सेटिंग करवाएं। फिर उसे कुछ याद आया। आज हमने अपार्टमेंट का अगले 6 माह का किराया जमा करवाना था। उन्होंने अपार्टमेंट सिक्योरिटी और 1 माह का किराया अदा कर दिया था। मजीद के लिए जियाद ने वक्त मांग लिया था। हाँ, मैं अरेंज कर लूंगा। जियाद के चेहरे पे साया सा लहराया। वो फीका सा मुस्कुराया। बॉक्स से बबल रैप में लिपटे बर्तन निकालते हुए माला ने एक नजर उसे देखा। मेरे पास मेरी सेविंग्स हैं, डॉलर्स, डायमंड्स, हम उसमें से नहीं कशमाला, उसने सख्ती से रोक दिया। मैं घर का मर्द हूँ, ये मेरे करने के काम है, मैं किराया पे करूँगा। मियाँ बीवी का पैसा साझा होता है, बाद में आप मुझे वापस कर देना। नहीं, मैं उन मर्दों में से नहीं बनना चाहता जो बीवियों से पैसे लेते हैं, नरमी से मुस्कुरा के बोला और उसके साथ आ खड़ा हुआ। वो बबल रैप पे लिपटे बर्तन काउंटर टॉप पे रख रही थी। वो एक एक के बबल रैप एहतियात से उतारने लगा। पता है, माँ कहती थी कि बर्तन के ऊपर। माला मुस्कुराते हुए उसे कोई पुरानी बात बता रही थी। आखिर में वो खुद से हंस दी। जब वो हंसी तो वो महवियत से उसे देखे गया। वो हंसते हुए सर झुका के लबों पे मुट्ठी रखती थी। ये उसका अपना एक अंदाज था। तुम कितनी अच्छी हो कशमाला, उसकी आवाज में यासियत थी। मुझे लगता है मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। अभी तक मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसे क्यों कह रहे हैं? उसने हैरत से जियाद को देखा, फिर सिंक तक आई और नल खोला। जियाद ने बेचारगी से कंधे उचकाए। मुझे माही की बात याद आ रही है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से दूर ले आया हूँ, ऐसे बियाबान में जहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं है। तुम मेरी मर्जी के बिना इस मुल्क से निकल नहीं सकती। तुम्हें अपना आप मेरे साथ कैद तो महसूस नहीं होता? वो जैसे परेशान था।
नादिम था, बहुत सा गिल्ट था जो बार बार कंधों पे हावी होने लगता था। नहीं ज़ियाद, ऐसी बात नहीं है, वो नरमी से कहते हुए नल की धार से बोतल धो रही थी। यानी तुम्हें मेरी नीयत पे शक नहीं है कि मैं जानबूझ के तुम्हें ऐसी जगह ले आया हूँ जहाँ तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है। ये सच नहीं है क्या कि तुम्हें मेरी नीयत पे शक नहीं है? वो गौर उसे देख के अपना सवाल दोहराया। माला धीरे से हंस दी। नहीं, ये सच नहीं है कि यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है। ज़ियाद जो फ्रिज की तरफ भर रहा था एकदम ठहर गया, कदम पत्थर हो गए, सारी दुनिया ठहर गई। उसने पलट के उसे नासमझी से उसे देखा। क्या मतलब? इस मुल्क में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जैसे तोती खान कहता था। वो याद करके हंसी। अभी दुनिया का ऐसा कोई शहर नहीं बना जहां माला बाजी का कोई दोस्त ना निकल आए। दोस्त? उसके कंधे ढीले पड़े। तुम्हारे यहाँ दोस्त हैं? माला के दोस्त हर जगह होते हैं, क्योंकि मैं दोस्तों को नाराज नहीं करती और दुश्मन नहीं बनाती। ये प्लेट पकड़ाइए, मुस्कुरा के कहते हुए हाथ बढ़ाया। ज़ियाद ने सुस्त रूही से प्लेट उसे थमाई। जद्दा में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड रहती है। अब वो तमाम प्लेट्स रैक में सेट कर रही थी। ज़ियाद जबरन मुस्कुराया। तुमने पहले नहीं बताया? नहीं बताया? भूल गया होगा। खैर, तुम्हें कहाँ वक्त मिलेगा उसके पास जाने का? यहाँ फासले ही इतने हैं। उसने जैसे माला से ज़ियाद को खुद को तसल्ली दी। अरे यही तो मजे की बात है। मैंने इस अपार्टमेंट का इंतखाब इसी के कहने पे किया था, क्योंकि वो इसी बिल्डिंग में रहती है। मैं जब चाहूँ उससे मिल सकती हूँ। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, और आप मसरूफ हों तो हम बाहर भी जा सकते हैं। उसने मुस्कुराहट दबा के ज़ियाद का चेहरा देखा। आप जेलस हो रहे हैं ना? अरे नहीं, वो फीका सा हंस दिया। किराया याद से जमा करवा देना। ज़ियाद ने हूँ करके सर हिला दिया। उसका जहन उलझा हुआ था। उसने मोबाइल निकाला और अम्मी के नंबर पे हाथ रखा। उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन क्या वो सरकार से मजीद पैसे लेना अफोर्ड कर सकता था? हरगिज नहीं। इस वीकेंड पे हम उम्रा करने चलेंगे ज़ियाद। वो किचन से आती दिखाई दे रही थी। ज़ियाद ने अभी तक उम्रे की हिम्मत नहीं की थी। उसे टाले जा रहा था। इस बात पे बस सर हिला दिया। वो मसनूई आतिशदान तक आई और एक छोटा सा बॉक्स उसके ऊपर रखा। ये माही का आखिरी गिफ्ट था जो उसने शादी से पहले माला को दिया था। वो माही के सारे गिफ्ट्स खोल चुकी थी सवाए इस एक के। उसने टैप उठारी और वो नफीस सा स्याह सफेद बॉक्स खोला, फिर अंदर मौजूद शय निकाली। शादी से पहले माला को दिया था। वो माही के सारे गिफ्ट्स खोल चुकी थी सवाए इस एक के। उसने टैप उतारी और वो नफीसा स्याह सफेद बॉक्स खोला, फिर अंदर मौजूद शय निकाली। वो जो मेलोन की एक सेंटेड कैंडल थी जो शीशे के जार में कैद थी। इंग्लिश पीर एंड फ्रीसिया का फ्लेवर ऊपर दर्ज था। उसने सिल्वर ढक्कन उठाया और सफेद मोम को सूंघा। उसे सेंटेड कैंडल्स का इतना तजुर्बा ना था। बहरहाल खुशबू अच्छी थी। वो ढक्कन वापस बंद करने वाली थी जिस पे कुछ नजर आया। एक छोटा सा स्टिकी नोट ढक्कन के अंदर की तरफ लगा था। बर्न इट व्हेन यू फील अलोन, एम। उसने पुतलियां सकोड़ के इस तहरीर को पढ़ा। क्या ये माही की लिखाई थी? लेकिन उसे याद न आया। सेल फोन के दौर में वो एक दूसरे को तहरीरी नोट कम ही लिखते थे। खैर, वो मजीद कुछ सोचती, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि कैंडल के तीनों धागे स्याह हैं। माही ने उसे यकीनन एक दफा जलाया था। इतनी महंगी कैंडल का तोहफा ले ही लिया था तो इसे जलाने की क्या जरूरत थी? माही शायद उसकी खुशबू टेस्ट करना चाह रही होगी। उसने मुस्कुरा के उसका ढक्कन बंद किया और उसे आतिशदान पे सजा दिया। फिलहाल वो तन्हा नहीं थी। माहिर फरीद अपने ऑफिस में बैठा था। खिलाफे मामूल उसने कोट पीछे स्टैंड पर नहीं लटका रखा था, बल्कि उसे पहने हुए था। आज मेज पे कोई खुला लैपटॉप, कोई फाइल्स वगैरह दिखाई ना देती थी। वो कभी कलाई पे बंधी घड़ी देखता, कभी दरवाजे को, फिर इस तरह भी अंदाज में उंगलियां एक दूसरे में फंसा लेता। दफ्तर दरवाजा दस्तक के साथ खुला। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। अगले ही लम्हे उसका जोश मांद पड़ गया। बियरबॉल फरीद अंदर दाखिल हो रहा था। हेलो ब्रदर। एक कान में बाली, कलाइयों में बैंड्स और घुटनों से फटी हुई जीन्स पे जैकेट पहने वो च्युइंगम चबाते हुए मुस्कुरा के आगे आया और कुर्सी खींची। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बेजारी से वापस बैठा। अपने भाई की मोहब्बत में उससे मिलने आया हूँ। माहिर ने जोरदार आवाज से दरवाजा खोला और मोहब्बत नामी चेक बुक निकाल के सामने रखी। तेजी से एक रकम घुसेड़ी, दस्तखत किए और श्रब से चेक काट के उसकी तरफ बढ़ाया। अब जाओ। वाई बे,
آج مجھے بھائی کی محبت اتنی آسانی سے کیسے مل گئی؟ چیک تھامتے ہوئے وہ حیران ہوا، پھر ایک دم چونکا، پہلے ماہر کو دیکھا اور پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دروازے کو۔ تم کسی کا انتظار کر رہے تھے؟ ایک میٹنگ ہے میری، بیئر بول نے چیک کو چوما، پھر اسے تبرک کی طرح طے کر کے جیب میں رکھا، پھر پیچھے کو ٹیک لگائی اور مسکرا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کسی لڑکی نے آنا ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اپنے پیروں پہ جاؤ گے یا سیکیورٹی بلوا لوں؟ کون ہے وہ؟ اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکائی۔ اس کے انداز سے نہیں لگتا تھا کہ اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ ہے۔ اسی پل انٹرکام بجا۔ ماہر نے تیزی سے کان سے لگایا، پھر انہیں بھیجو کہہ کے ریسیور رکھا۔ کون ہے یار؟ بیئر بول کی آنکھیں تجسس سے چمک رہی تھی۔ کبیرہ سادان۔ بیئر بول کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ماتھے پہ بال پڑے۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ماہر نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کندھے اچکائے۔ اس کو ایک کاسمیٹک سرجن کی اپائنٹمنٹ چاہیے تھی، جس کے لیے 1 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے وہ اپائنٹمنٹ 1 ماہ میں دلوا دی۔ وہ اپنے پروسیجر کے لیے آئی تھی اور وعدے کے مطابق پروسیجر کروا کے اس نے مجھ سے ملنا تھا۔ ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ اسی پل کھلا اور کبیرہ سادان اندر داخل ہوئی۔ ہیلو ماہر، وہ مسکرا کے بولی۔ بیئر بول نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑی۔ سیاہ جمپ سوٹ پہ لمبا اونٹ کے رنگ کا کوٹ پہنے، سن گلاسز ماتھے پہ چڑھائے کبیرہ بیگم ان کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے میک اپ نہیں کر رکھا تھا اور ان کے چہرے پہ کچھ مختلف تھا۔ ایک نظر میں بیئر بول اندازہ نہیں کر سکا۔ تھینک یو تمہاری مدد کے لیے۔ وہ مسکرا کے سامنے آئی اور کرسی پہ بیٹھی۔ کوٹ نہیں اتارا، حالانکہ آفس اندر سے کافی گرم تھا۔ ویلکم، ماہر نے سر کو خام دیا۔ اس ملک نے ایک ہی چیز میں ترقی کی ہے اور وہ ہے کاسمیٹک سرجری۔ کیا لیں گی آپ؟ اس نے بیٹھے ہوئے انٹرکام اٹھایا اور اس دوران بیئر بول پتلیاں سکوڑے مشکوک نظروں سے کبیرہ بیگم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ان کا خوبصورت گورا چہرہ بے داغ تھا۔ کیا مختلف تھا اس میں؟ میں صرف اس لیے آئی ہوں کیونکہ تم نے میری بات کا اعتبار کیا تھا۔ اب بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ تم آلیان کے بارے میں۔ وہ اپنی چمکدار آنکھوں کو چھوٹا کر کے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ بیئر بول کو انہوں نے جیسے ہی دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیسے ڈیتھ ہوئی تھی آلیان کی؟ آگ سے، کسی نے اسے جلا دیا تھا۔ وہ چند دن ہاسپٹل میں داخل رہا، پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ ان کا چہرہ بے تاثر تھا اور آواز ہموار۔ پھر آپ کیوں کہتی ہیں کہ آلیان زندہ ہے؟ وہ آگے کو ہو کے بیٹھا، ہاتھ باہم پھنسائے بغور انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ وہ آلیان نہیں تھا۔ ان کے چہرے پہ ہلکی سی سوگواریت ابھر کے معدوم ہوئی۔ آلیان اس واقعے سے چند روز پہلے کھو گیا تھا۔ پولیس نے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا۔ اور پھر ایک دن ہمیں آلیان کے ملنے کی اطلاع دی گئی۔ ان کی آنکھوں میں چنگاریاں سی تھی، جیسے اس واقعے کی فلم وہاں چل رہی ہو۔ کسی جلتی ہوئی عمارت سے اسے نکالا گیا تھا۔ اس کی پہچان اس کی چیزوں سے کی گئی کیونکہ اس کا چہرہ جل چکا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا وجود پٹیوں میں بندھا تھا، آنکھیں بھی بند تھی، وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی حالت میں وہ کچھ دن بیمار رہا، پھر چل بسا، لیکن وہ آلیان نہیں تھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ میں اپنے بچے کو پہچانتی ہوں۔ جو جلتا ہوا بچہ عمارت سے ملا تھا وہ آلیان نہیں تھا۔ اس کا قد کاٹ اسی کے جیسا تھا، لیکن وہ میرا بیٹا نہیں تھا۔ کسی نے اس نامعلوم بچے کو جلا کے اس کی لاش کے ساتھ آلیان کی چیزیں پلانٹ کی تھی اور DNA ٹیسٹ ہوا تھا۔ سب ہوا تھا۔ لیبارٹریز کہتی تھی کہ وہ آلیان ہی ہے۔ جس نے بھی یہ کیا اس کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ انہوں نے ہر چیز تیار کر لی۔ سادان، آنکھوں میں کرب ابھرا۔ سادان بھی مان گیا کہ یہ آلیان ہے، لیکن وہ توڑ توڑ کے بولی، وہ آلیان نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ آپ کی کسی سے دشمنی تھی؟ صرف ایک عورت ہے۔ وہ زخمی سا مسکرائی، حورِ جہاں۔ ان کا اس سے کیا تعلق؟ حورِ جہاں نے میرے بیٹے پہ جادو کیا تھا۔ یہ سب اسی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے پیچھے کو ٹیک لگائی، اب کہ ان کی آواز میں سپاٹ تھی۔ حورِ جہاں ایک مکھی بھی نہیں مار سکتی تھی مسز کبیرہ۔ خیر یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ کبیرہ نے شانے اچکائے۔ یہ سب تم مجھ سے فون پہ بھی پوچھ سکتے تھے۔ مجھے یہاں لانے کے لیے اتنا تردد کیوں کیا؟ میں فون پہ بات نہیں کرتا، آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ وہ بہت غور سے ان کو دیکھ رہا تھا، جیسے ان کا چہرہ پڑھ رہا ہو۔ بیئر بول بھی بہت غور سے گردن موڑے ان کا چہرہ ہی پڑھ رہا تھا، لیکن مختلف انداز میں۔
तुम्हारी बहन के बारे में ट्विटर पे चढ़ा था मैंने, उसकी भी लाश मिल गई है, बहुत अफसोस हुआ। उनका लहजा में कान की सा था। माहिर ने भी स्पॉट से अंदाज में थैंक्स कह दिया, फिर कहने लगा, आपने वो कहानी सुनी है? नाक, बियरबॉल ने चुटकी बजाई। आपकी नाक बदली हुई है, जोश से बोला। दोनों ने चेहरा मोड़ के उसे घूरा। वो एकदम ठंडा पड़ गया। सॉरी। माहिर वापस उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कदीम मिथोलॉजी में एक कहानी है, चेंजलिंग की कहानी। जब परियां किसी माँ का बच्चा चुराती थी तो वो पंगूरे में एक शैतानी बच्चे को छोड़ जाती थी। उस बदले हुए बच्चे को चेंजलिंग कहा जाता था। इस बात का आलियान या तुम्हारी बहन से क्या ताल्लुक? आलियान का अगवा कार कोई ऐसा गैंग नहीं था जो रूटीन में बच्चे अगवा करते हैं। उनको सिर्फ एक बच्चा नहीं चाहिए था, उनको आलियान ही चाहिए था। उन्होंने आलियान की जगह एक बच्चे की लाश भेज के मामला दबाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें आलियान जिंदा चाहिए था। अगर मारना होता तो उसी की लाश भेज दे। वो अब चौंक के उसे देख रही थी। आलियान और हलाल का अगवाकार एक ही है। उसको हलाल भी जिंदा चाहिए थे, फिर उसने हलाल को क्यों मारा? माहिर एक लम्हे के लिए खामोश हुआ। मालूम नहीं, शायद हलाल से उनका मकसद पूरा हो चुका था। कबीरा बेगम ने पहलू बदला। अब इन बातों का क्या फायदा? फिर कलाई पे बंधी घड़ी देखी। इनको अब जाना था। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है, ताकि तुम मेरे चेहरे पे सच और झूठ पढ़ सको। माहिर ने इस बात में सर हिलाया। कबीरा बेगम मुस्कुरा दी। पूछो। सादान साहिब कैसे हैं?